हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को देखेंगे। सबसे पहले क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट जो एक्सेल है ये डेटा मैनेजमेंट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, ये है डेटा मैनेजमेंट एप्लीकेशन। डेटा मैनेजमेंट मतलब जो डेटा होता है, ऑफिशियल डेटा जो भी होता है, जैसे कि कोई भी रिकॉर्ड हो जो नंबर में हो, वर्ड में हो, है ना। जैसे किसी कंपनी का ऑफिशियल रिकॉर्ड है, उनकी कंपनी के एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड है, कंपनी के एम्प्लॉयज़ की सैलरी का रिकॉर्ड है, कंपनी के एम्प्लॉयज़ का जो है पीएफ का रिकॉर्ड है, या फिर जो है कंपनी के प्रोडक्ट का रिकॉर्ड है, इन्वेंट्री रिकॉर्ड है कि भाई कितना सामान है कंपनी में, कितना बिका है, कितना गया, कितना आया, इस सब का रिकॉर्ड अगर मेंटेन करना हो तो इसको हम लोग इस चीज़ को बोलते हैं डेटा। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है डेटा मैनेजमेंट एप्लीकेशन है। जैसे वर्ड प्रोसेसिंग टूल था हमारा एमएस वर्ड, प्रेजेंटेशन के लिए टूल था हमारा एमएस पावर पॉइंट, बिल्कुल उसी तरह से हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है डेटा मैनेजमेंट एप्लीकेशन है। और इसको डेटा मैनेजमेंट और डेटा एनालिटिक्स भी बोलते हैं। इससे डेटा एनालिटिक्स भी क्या आता है एडवांस लेवल पे। तो ये शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं डेटा एंट्री। तो जो माइक्रोसॉफ्ट है ये बहुत ही ह्यूज, बहुत बड़ा एप्लीकेशन है और बहुत ही ब्रॉड एप्लीकेशन है। इसको अगर कोई व्यक्ति पूरा सीखना चाहता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को, तो कम से कम उसको 2 से 3 साल लगेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को कंप्लीट करने में। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सिर्फ डेटा एंट्री नहीं होती है, डेटा एनालिटिक्स ही होती है। और डेटा एनालिटिक्स को करने में, सीखने में, है ना, इसमें एमआईएस तैयार करने में, वीबीए तैयार करने में बहुत सारे चीज़ें इसके अंदर हैं। और इतने सारे फार्मूले हैं कि आप लोग अगर सीखना चाहते हैं, इसको पूरा कंप्लीट सीखेंगे तो 2 साल से 2.5 साल या 3 साल कम से कम लगेगा कंप्लीट करने में। इसके जो है 3-3 साल के डिप्लोमा कोर्स होते हैं सिर्फ और सिर्फ एक्सेल के लिए। तो एक्सेल जो है हमारा, ये एक छोटा मोटा एप्लीकेशन नहीं है कि हम इसको 1 महीने या 2 महीने में सीख पाएंगे। हाँ, हम लोग जो सीखते हैं, जो हम लोग सीखेंगे इस कोर्स के अंदर, वो हमारा बेसिक है। लेकिन बेसिक का मतलब है कि कॉमनली कंपनीज में काम करने के लिए ये सफिशिएंट है। अगर कोई नॉर्मली आप कंपनी ज्वाइन करना चाहते हैं और आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, 12th कर रखा है और कंपनी जो को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो एक्सेल में बेसिक सीख लीजिए, आपको जॉब मिल जाएगी, ठीक है, डेटा एंट्री के लिए। तो एज ए डेटा एंट्री के तौर पे फंडामेंटल में कुछ फॉर्मूले हमें सीख लेना बहुत आवश्यक होता है, जो ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं। इस वजह से जो है जो डेटा जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, ये डेटा मैनेजमेंट, डेटा एंट्री और डेटा एनालिटिक्स एप्लीकेशन है। इसको कंप्यूटर एप्लीकेशन बोलते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हुआ सबको? एमएस एक्सेल क्या है? जी जी। क्या है आपको, आप बताएंगे मुझे? हेलो, जी हाँ बताइए क्या मैंने बताया अभी। जी, आपने डाटा मैनेजमेंट, डाटा एनालिटिक्स, डाटा एंट्री। हाँ, डेटा एंट्री मतलब कि कोई भी डेटा हो, चाहे वो स्कूल कॉलेज का डेटा हो, बच्चों का डिटेल हो, उसकी उनकी फ़ीस की डिटेल हो, या फिर कोई भी डेटा हो, एम्प्लॉयज़ का डेटा हो, एम्प्लॉयज़ की सैलरी का डेटा हो, या फिर इन्वेंट्री मतलब प्रोडक्ट्स का डेटा हो कि कितना सेल हुआ, कितना बिका, कितना बाकी है, कितना बचा हुआ, कितना ख़राब हो गया। ऐसे डेटा को मेंटेन करने के लिए हम लोग एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं। बहुत आसान और बहुत ही ईजी हो जाता है इसको मेंटेन करना एक्सेल पे। किसी दूसरे टूल पे अगर हम मेंटेन करने की कोशिश करेंगे तो नहीं हो पाएगा, लेकिन एक्सेल पे बहुत ही आसानी से ये काम हो जाता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा एक्सेल के बारे में, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि एक्सेल में क्या चीज़ कैसे है ना। तो सबसे पहले ये जो हमारा, जहाँ पर मैंने अपने कर्सर को रख करके और प्रेस कर दिया अपना माउस का लेफ़्ट बटन, और आपको ये दिखाई पड़ रहा है, इस पर्टिकुलर
एरिया को, जहाँ पर ये इतना एरिया जिसमें हमने वो कर दिया है, क्या बोलते हैं, अपने कर्सर को रख दिया है, इस एरिया को हम लोग बोलेंगे सेल। ये एक सेल है। और ये जो पूरा का पूरा आपको स्क्रीन दिखाई पड़ रहा है और जो स्क्रीन पे पेज दिखाई पड़ रहा है, ये पूरा ये पूरा का पूरा ये जो पेज आपको दिखाई पड़ रहा है, ये सब, इसको हम लोग बोलते हैं वर्कशीट या वर्क बुक। ये है हमारा वर्कशीट, ठीक है। एक्सेल में ये पूरा पेज वर्कशीट के नाम से जानी जाएगी। पूरा पेज होगा वो वर्कशीट होगा, होल पेज, पूरा पेज जो है वो है हमारा वर्कशीट, ठीक है। और एक छोटा सा ये एरिया जहाँ पर मैंने अपने कर्सर को रखा है, यहाँ रखे चाहे यहाँ रखे चाहे यहाँ रखें, इसको हम लोग बोलते हैं सेल। ये है हमारा सेल, इसको हम लोग बोलेंगे सेल। वर्कशीट का सेल, एक सेल हो गया आपका, ठीक है। और अगर हम नीचे की तरफ आएंगे एक सेल को लेकर के, नीचे की तरफ बढ़ते जाएंगे, जैसे मैंने ये नीचे की तरफ मैं यहाँ पर आया, तो ये हमारा होगा कॉलम। ये हमारा कॉलम है। अभी हम जो देख रहे थे वो सेल था, और अब जब नीचे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, जो ये वर्टिकली जो खड़ा खड़ा जो सेक्शन है, इसको हम लोग बोलेंगे कॉलम। और अगर इधर की तरफ बढ़ेंगे इस तरह से, तो इसको बोलेंगे रो, ठीक है। एक बार मैं इसको समझा देता हूँ। इधर से अगर हम यहाँ ये तो हमारा सेल हो गया। अब नीचे की तरफ हम लोग जाएंगे, नीचे की तरफ, तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा है कॉलम। और अगर हम इधर की तरफ जाएंगे तो ये हमारा है रो। ये हमारा रो है, इधर की तरफ जाना, और ये हमारा है कॉलम, नीचे की तरफ जाना। कॉलम और रो। और पूरा पेज को हम लोग बोलेंगे वर्कशीट। पूरा पेज हमारा वर्कशीट है या वर्कबुक है। और अगर हम हॉरिजेंटली, मतलब कि इस साइड से जाएंगे, राइट टू लेफ्ट जाएंगे, राइट टू जब लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो ये हमारा बनेगा रो। और अगर हम टॉप टू बॉटम की तरफ जाएंगे तो ये बनेगा हमारा कॉलम। ये एक कॉलम हो गया। इस तरह से कॉलम दे रखा है। तो कॉलम को जब हम करेंगे तो हमारा कॉलम है 1 A B C D E F G H I J K। इस तरह से हमारा कॉलम है। कॉलम की जो नंबरिंग है वो हो रही है ABCD में। कॉलम की नंबरिंग जो हो रही है ये अल्फ़ाबेट्स में हो रही है, ABCDEFGHIJKL, इस तरह से। और जो रो की नंबरिंग हो रही है इधर से, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रो की एंट्री इस तरह से हो रही है। इसका मतलब ये जिसमें मैंने येलो कलर से दे रखा है, ये थर्ड रो है। जिसको मैंने येलो कलर दे रखा है थर्ड रो है। और यहाँ पर जिसको मैंने ये येलो कलर इधर दे रखा है लंबाई वाइज से, ये हमारा A सेल है, कॉलम है, कॉलम नंबर A। और ये है कॉलम नंबर B, ये है कॉलम नंबर C। और इस तरह से रो वाइज करेंगे तो रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, ये रो, और इस तरह से कॉलम हो गया। तो पूरा पेज हमारा बन गया वर्कशीट। और टॉप से बॉटम की तरफ हम आएंगे तो हमारा बनेगा कॉलम, और लेफ्ट टू राइट की तरफ हम चलेंगे तो हमारा बनेगा रो कॉलम वर्कशीट। और एक जगह पे, जहाँ पर एक जगह पे हमारा कर्सर ऐसे रखते हैं जहाँ पे कुछ लिखेंगे, ये हमारा सेल है। जैसे कि हम टेबल में हमने देखा था, टेबल में जब हमने देखा था MS वर्ड में जब टेबल कर रहे थे तब हमने देखा था कि कॉलम और रो ये हमारे एक सेल है। जहाँ जहाँ भी मैं रख रहा हूँ एक सेल हो जा रही है, ठीक है। तो इस तरह से एक्सेल में हमारा होता है वर्कशीट, एक्सेल में हमारा होता है रो, कॉलम एंड जो होता है सेल। ये चार चीज़ें हमारी एक्सेल की होंगी। वर्कशीट होगा पूरा पेज, टॉप से बॉटम की तरफ हमारा होगा कॉलम, लेफ्ट से राइट की तरफ हमारा होगा रो, और किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया जहाँ पर हमने अपने कर्सर को रखा है ये हमारा होता है सेल। इतना क्लियर हो गया सबको? जी जी बिल्कुल। तो ये हो गया हमारा एक्सेल का। मतलब कि एक्सेल में जैसे कि हम लोग देख रहे थे पावर पॉइंट में स्लाइड होता है, पेज नहीं होता है। और MS वर्ड में पेज होता है, MS वर्ड में पेज होता है, पावर पॉइंट में स्लाइड होता है, और एक्सेल में वर्कशीट होता है। ये पेज नहीं है, वर्कशीट है। जैसे कि हमारा पावर पॉइंट में स्लाइड है वर्क करने के लिए, और हमारा MS वर्ड में पेज है, तो यहाँ पर वर्कशीट है, ठीक है। ये एरिया हो गया। अब नीचे देखिए, यहाँ पर शीट नंबर 1
शीट नंबर 2 जहाँ पर मैं कर्जर को वो कर रहा हूँ, प्रेस कर रहा हूँ, शीट नंबर 1, शीट नंबर 2, शीट नंबर 3, और यहाँ से यहाँ पर जैसे ही रखा हुआ है, जहाँ पर यहाँ पे एक क्लिक करूँगा तो शीट नंबर 4 आ जाएगा। तो ये अलग अलग शीट है। एक ही वर्क बुक में, एक वर्क बुक के अंदर कई सारे शीट मैंने बना दिए हैं। तो मतलब कि अगर हम ग्रुप ऑफ वर्क शीट को बोलेंगे वर्क बुक, देखिए ग्रुप ऑफ वर्क शीट जो होगा वो हमारा बन जाएगा वर्क बुक। ठीक है, वहां पे ऊपर एकदम टॉप पे रेड कलर की जो पट्टी यहाँ पे लिखा हुआ बुक नंबर 1, यहाँ लिखा ना बुक नंबर 1, दिखाई पड़ा सबको? दिखाई पड़ा मैंने जहाँ पे माउस रखा हुआ है? हाँ दिख रहा है। हाँ, यहाँ पर इसका मतलब कि अगर हम एक से ज़्यादा शीट को रखेंगे तो वो बन जाएगा हमारा वर्क बुक। अगर एक से ज़्यादा हमने शीट को रख दिया वहाँ पे तो वो बन जाएगा वर्क बुक। तो किसी भी एक्सेल में अगर एक से ज़्यादा शीट हमने ले रखी हैं तो हमने उसको वर्क बुक मानेंगे। तो ग्रुप ऑफ वर्क शीट इज इक्वल टू ग्रुप ऑफ वर्क शीट इज इक्वल टू वर्क बुक। यानी अगर एक से ज़्यादा हमने वर्क शीट को ले रखा है अपने किसी भी फाइल में तो वो हमारा बन जाएगा एक्सेल का वर्क बुक। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर शीट है, शीट हम बढ़ा सकते हैं, नंबर ऑफ शीट बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम शीट को रीनेम करना चाहते हैं तो हम शीट जहाँ शीट 1 लिखा हुआ है, शीट 2 लिखा हुआ है, शीट 3 लिखा हुआ है, शीट 4 लिखा हुआ है, वहाँ शीट को क्या करेंगे हम राइट क्लिक करेंगे माउस का और यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा रीनेम का। तो हम रीनेम करेंगे, रीनेम कर दिया मानिए XYZ1, ये रीनेम हमने कर दिया। तो यहाँ से वर्कशीट 1, वर्कशीट 2, 3, 4 इस तरह से बहुत सारे शीट को हम लोग ले सकते हैं इस वर्क बुक के अंदर। और ये जो पहला आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है ये पहला पेज है, और इस पहले पेज को हम बोलेंगे वर्कशीट नंबर 1, वर्कशीट नंबर 1, और दूसरे पेज को वर्कशीट नंबर 2, और इस तरह से सारे मिला करके बन जाएंगे एक वर्क बुक। ठीक है, क्लियर है जी। ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो वर्क बुक जो होता है वो ग्रुप ऑफ वर्कशीट होता है, कई सारे वर्कशीट को मिला के वर्क बुक का निर्माण होता है। और ये एक्सेल में इस तरह से चलेगा। एक्सेल में पेज नहीं होगा, एक्सेल में जो है स्लाइड नहीं होगी, स्लाइड होगी पावर पॉइंट में, पेज होगा MS वर्ड में, और एक्सेल में होगा वर्कशीट या वर्क बुक। ठीक है, तो ये होगा हमारा पहला फंडामेंटल। ठीक है, उसके बाद से जो है जिस तरह से हम लोग MS वर्ड में देख रहे थे कि वहाँ पर भी हमारा जो है MS वर्ड में हमारा टूल था होम टूल, हम देख रहे थे हमारा होम टूल था MS वर्ड में। इसी तरह से MS एक्सेल में भी होम टूल होगा, और बहुत सारी चीज़ें कॉमन होंगी, बहुत सारी चीज़ें इसमें कॉमन होंगी। लेकिन MS एक्सेल में जो होम टूल है उसमें बहुत सारी चीज़ें कॉमन नहीं होंगी, बहुत सारी चीज़ें अलग होंगी। जैसे हम लोग पावर पॉइंट में देख रहे थे कि ज़्यादातर चीज़ें कॉमन थी होम टूल के अंदर, लेकिन कुछ चीज़ें अलग थी। इसी तरह से हमारा जो MS एक्सेल है उसका जो होम टूल है उसमें कुछ चीज़ें कॉमन है, जैसे कि फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करना, फ़ॉन्ट का साइज चेंज करना, फ़ॉन्ट का जो है बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, या फिर जो है हमको लाइन स्पेसिंग हटाना, बॉर्डर देना, है ना, और शेडो देना, इस तरह से अलाइनमेंट करना, राइट अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, है ना, इस सारी चीज़ें एकदम सेम है। जैसा कि हमने MS वर्ड में पढ़ा था वैसा ही MS एक्सेल में होगा। यदि आपने MS वर्ड का प्रैक्टिस कर लिया है इन टूल्स का तो एक्सेल में भी वैसे ही चलेगा। लेकिन यहाँ से रैप टेक्स्ट, मर्ज एंड सेंटर, और उसके बाद से ये नंबर्स, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट एज अ टेबल, सेल्ड स्टाइल, इंसर्ट, डिलीट, फॉर्मेट, और ऑटो सम, फिल, क्लियर, ये सारी चीज़ें जो हैं अलग हैं होम टूल के अंदर। MS वर्ड से अलग हैं। इसका जो होम टूल है कुछ चीज़ें, आधी चीज़ें कॉमन हैं और आधी चीज़ें बिल्कुल अलग हैं। तो जो कॉमन चीज़ हैं वो तो हम जानते हैं पहले से, उसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर मुझे यहाँ पर कोई चीज़ ये लिखी हुई है मैंने, अगर मैंने इसको सिलेक्ट किया, बोल्ड करना है तो मैं बोल्ड का इस्तेमाल कर लूँगा, और फ़ॉन्ट को बढ़ाना है तो मैं फ़ॉन्ट को बढ़ा सकता हूँ यहाँ से, फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है तो फ़ॉन्ट का मैं स्टाइल चेंज कर सकता हूँ यहाँ से। उसके बाद से फ़ॉन्ट का कलर मुझे देना है तो फ़ॉन्ट का मैं कलर दे सकता हूँ, शेडो देना है तो मैं शेडो दे सकता हूँ, उसके बाद से अलाइनमेंट देना है तो मैं अलाइनमेंट दे सकता हूँ। जो भी करना है यहाँ से इतना तो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि MS वर्ड में भी यही चीज़ें हमने सीखी थी। ठीक है, इतना क्लियर है? जी ओके, कर लेंगे। ठीक है। अब आगे देखिए, अब हम लोग इसको जो है
एक नई स्लाइड खोलेंगे और हम लोग अब है डेटा एंट्री के बारे में सोचेंगे किस तरह से करना होता है। तो मैं जाऊंगा एक्सेल में और फिर एक्सेल ओपन हो गया। ठीक है, तो अब जो है अब मैं एक छोटा सा डेटा एंट्री करूंगा, छोटा सा एक डेटा एंट्री करूंगा इसको समझाने के लिए। ठीक है, लेकिन पहले शीट को मैं नाम दूंगा, पहले शीट को मैं नाम दूंगा आपका डैशबोर्ड। जो पहला शीट है, और इस पहले पेज पे मैं कुछ नहीं करूंगा अभी। अभी जो है मैं सिर्फ अभी जो है जब इंसर्ट पढ़ाऊंगा तब पहले पेज का इस्तेमाल करेंगे। जब हम लोग इंसर्ट को पढ़ेंगे तो इस फाइल का पहले पेज का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। अभी हम शीट 2 से काम करेंगे। शीट 2 से जो है पहला जो है डेटा एंट्री करेंगे, डेटा एंट्री 1, कुछ भी हमने कहा 1। अब देखिए डेटा एंट्री करना, मान लीजिए कि डेटा एंट्री मुझे करना है अपने, जैसे स्कूल है, स्कूल के बच्चों के नाम, मोबाइल नंबर, पापा का नाम, एड्रेस, चीज़ों को रिकॉर्ड करना है। मतलब कि एक क्लास के अंदर कितने बच्चे हैं और कितने, उन बच्चों का नाम क्या है, उन बच्चों का मोबाइल नंबर क्या है, उन बच्चों का एड्रेस क्या है। तो बड़ा सिंपल है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हेडिंग को डालेंगे। सबसे पहले हम हेडिंग को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, जो है एंट्री, डाटा एंट्री जो हम इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, इस प्रैक्टिस के अंदर हम धीरे धीरे बढ़ेंगे। जैसे रैप टेक्स्ट का इस्तेमाल करेंगे, मर्ज एंड सेंटर का इस्तेमाल करेंगे, फिर धीरे धीरे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, फॉर्मेट टेबल का, सेल स्टाइल का, और इस तरह से हमारा होम टूल कंप्लीट हो जाएगा। तो होम टूल्स को इस्तेमाल करने के लिए मैं एक जो फॉर्मेट तैयार कर रहा हूँ, फॉर्मेट बना रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, हमको चाहिए कि जो सीरियल नंबर तो हमें पता है, हमको चाहिए जो है क्या बोलते हैं, बच्चे का रोल नंबर, बच्चे का नाम, बच्चे के पिताजी का नाम, उसका मोबाइल नंबर और एड्रेस, और कौन से क्लास में है, कौन से क्लास में है। तो इस तरह से हमको 6 चीज़ें चाहिए। आवाज़ आ रही है? जी भैया। तो हमको 6 चीज़ चाहिए। हमको क्या चाहिए, रोल नंबर, बच्चे का नाम, बच्चे का मोबाइल नंबर, उसके पिताजी का नाम, और जो है एड्रेस, और उसके बाद से जो है उसका क्लास। ये 6 चीज़ें। तो मैं क्या करूँगा, 6 कॉलम को लूँगा, 1 2 3 4 5 और 6 कॉलम को मैंने ले लिया। 6 कॉलम को लेने के बाद मैं इसमें हेडिंग डालूंगा। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि 6 सेल इसके अंदर है। 6 सेल में मैं किसी एक सेल में हेडिंग डाल सकता हूँ, 6 सेल में नहीं डाल पाऊंगा। तो इसलिए मैं क्या करूँगा कि मैं मर्ज और सेंटर पर, मैं मर्ज और सेंटर पे जी। एक मिनट भैया, ये 6 कॉलम आपने कैसे लिया, सिलेक्ट करके या फिर सेलेक्ट करके, जैसे कि शिफ्ट दबा के एरो से हमने लिया, शिफ्ट दबा के एरो से लिया मैंने, सिंपल। इस पे क्लिक किया, 1 2 3 4 5 6, शिफ्ट एरो, शिफ्ट लेकर दबा के एरो लिया। ठीक है, सिलेक्ट हो गया ये ना। ठीक है, ठीक है। शिफ्ट एरो का मतलब होता है सिलेक्ट हो जाना। अब इस तरह से इसका जो है मैंने क्या किया कि अब इस पे मैं मर्ज और सेंटर करूंगा। यहाँ पर मर्ज और सेंटर का ऑप्शन है, मर्ज सेंटर में करूंगा ताकि जो है सेल जो है वो मर्ज हो जाए और सेंटर में मेरी हेडिंग पड़ जाए। तो मैं मर्ज और सेंटर पे क्लिक करूंगा तो मेरा सेल, सारे सेल मर्ज हो गए और वहाँ पर अब सेल की लाइनें नहीं दिख रही हैं। अब मैं यहाँ पे हेडिंग डाल दूंगा, है ना, क्लास वाइज डिटेल। ठीक है, अब हेडिंग डाल करके मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और इसको बढ़ाऊंगा। उसके बाद से मैं इस पे शेडो डाल दूंगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब यहाँ से क्या करूँगा कि मुझे अब बच्चों का डिटेल लिखना है, तो रोल नंबर, जैसे रोल नंबर हमें लिखा, रोल नंबर 1, बच्चे का नाम है XYZ, उसके मोबाइल नंबर है 99723, कुछ भी नंबर लिख दिया। उसके पिताजी का नंबर है, कुछ भी नाम उनके पिताजी का है। उसके बाद से मैंने डिटेल डाला, एड्रेस लिख दिया मैंने कुछ भी, और इस तरह से। उसके बाद से हमारा छठा क्लास मान लीजिए कि क्लास जो है वो 6 है या 2 है, एंट्री कर दिया। अब मान लीजिए कि इसी तरह से मैंने एंट्री किया, और एंट्री करने के बाद मैं इनको खींच दूंगा, मतलब कई सारी एंट्री हो गई। मान लीजिए कि मैंने क्या किया, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, तो सारे एंट्री अपने आप ही बढ़ गई इसमें। मैं इसको खींचता चला जाऊंगा, एंट्री बढ़ती चली जाएंगी। मैंने क्या किया कि
माउस माउस के लेफ्ट बटन को दबाए रख करके खींच रहा हूँ मैं, ठीक है। माउस के लेफ्ट बटन को कोने पर दबा के खींच रहा हूँ, तो अपने आप ही कॉपी और बढ़ता जा रहा है। क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6 होता जा रहा है। और यहाँ पर अपने आप जो है नाम लिख लिया और एड्रेस वगैरह बन गया, ठीक है। कॉपी कर दी मैंने, इसका मतलब ये है इतना एंट्री नहीं करना था मुझे, कॉपी कर दिया मैंने इसको, ठीक है। तो पहला एक सवाल और भैया, जी अगर मान लीजिए आपने यहाँ तक किया है, अगर इसको कॉपी करना होता है तो मैंने जब करता हूँ तो ये नीचे तक पूरा बहुत सारे पेज आ जाते हैं, तो मतलब इतना ही को कॉपी करना है वो कैसे होगा? कि मतलब कितना हमने मान लीजिए 17 इसको सिलेक्ट करेंगे, तक हमारी क्लास बनाई, ठीक है। सेलेक्ट करके यहाँ तक हाँ, सिलेक्ट कर select लिया, करेंगे, ठीक है और किसके बाद कॉपी कर लिया, और कॉपी करने जी। के बाद मान लीजिए यहाँ पेस्ट करना है, यहाँ पे सेल पे रखा और रखने के बाद यहाँ पे भी कर दिया, आ गया कंट्रोल भी। नहीं नहीं, अगर प्रिंट करना होता है तो बहुत सारे पेज एक्स्ट्रा में आते हैं भैया। प्रिंट सेटिंग में मैं वो मैं कह रहा समझाऊंगा, हूँ, प्रिंट प्रिंट करने के सेटिंग लिए। में मैं समझाऊंगा जब इसकी प्रिंट सेटिंग होगी। एक्सेल की लास्ट में प्रिंट सेटिंग होती है, सबसे लास्ट में होगा, ठीक है। तो उसको समझाया जाए कि प्रिंट सेटिंग आपको कैसे करके प्रिंट निकालना है। सबसे एक्सेल में सबसे कठिन ठीक चीज़ है, हम प्रिंट अगर सेटिंग है 17 जी। जी भैया 17 तक काम करते हैं, वो तो वो 20, 25, 26 लाख तक का पूरा प्रिंट आने लगता है अपने हाँ, आप। तो वो पेज वो चीज़ें सेटिंग मैं होगा। कह रहा था वो पेज सेटिंग के समय में जब प्रिंट लेते समय पेज सेटिंग करा जाएगा कि आपको कितना जी। प्रिंट करना, उतना ही प्रिंट वो आएगा, ठीक है। ठीक है, और भैया एक सवाल और है, जैसे जो क्लास डिटेल्स आपने लिखा है, ठीक है, हम्म, अगर हम लोग नीचे करते जा रहे हैं हम्म, तो मान लीजिए लाइनिंग 26 तक हमें दिख रहा है, अगर 27 पे जाएंगे तो जो क्लास वाला जो डिटेल्स है वो ऑटोमेटिकली ऊपर हो जाता है, मतलब मिड ऊपर चला जाता है उसको, क्योंकि उसको कैसे मतलब क्या करें कि वो उस पर रुका रहे, जो क्लास 1 2 अंदर को जाता रहे, लेकिन वो हमारे सामने रहना चाहिए। ये समझ रहे हैं आप? क्लास वाइज डिटेल ये। हाँ, वो हमारे फ्रंट पे दिखना चाहिए। हाँ, हाँ, इसको हम ये लोग दिखना चाहिए, बाकी जो ये फ्रीज पैन में होगा, वो आगे मैं बताऊंगा आपको। इस फ्रीज पैन का ऑप्शन है इसमें, ठीक उससे उससे किया जाएगा इसको, ठीक है। वो सारी चीज़ एक एक चीज़ मैं बताऊंगा, सारी चीज़ जो है एक एक चीज़ काउंट करके बताऊंगा कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग बेसिक ठीक है होम भैया। टूल्स का इस्तेमाल सीख रहे हैं। तो अभी हमने जो सीखा उसमें मैंने सीखा सेंटर एंड मर्ज का इस्तेमाल, कि सेंटर मर्ज करके हेडिंग डाल दिया, उसके बाद शेडो का इस्तेमाल करके मैंने इसमें कलर लगा दिया, और इस तरह से ड्रॉ जो है माउस का लेफ्ट बटन को दबा करके मैंने खींचा, तो वो जो है नंबरिंग बढ़ गई और मेरा जो है कॉपी हो गया वहाँ से। इतना कर लिया मैंने, ठीक है। कॉपी हो गए। यस यस भैया। ठीक है, सारी चीज़ें अपने आप बढ़ती जा रही, कॉपी होती जा रही है ना। जैसे यहाँ नंबर में देखिए 6 7 लास्ट में 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 इस तरह से जा रहा है, ठीक है। क्लास में 2 3 4 5 6 बढ़ता जा रहा है अपने आप ही। तो इस तरह से हमने क्या किया कि मैंने ड्रैग ऑन ड्रॉप करके उसको आगे बढ़ा लिया। और अगर हम एंट्री करेंगे तो एक एक एंट्री करना है। अगर मान लीजिए कंपनी में काम करेंगे या किसी ऑफिस में काम करेंगे तो वहाँ पर 1 बाय 1 एंट्री की जाएगी, जो एंट्री होगी एक्चुअल में, ठीक है। यहाँ पर मैं सिखाने की वजह से ऐसा कर रहा हूँ। क्लियर हो गया इतना? क्लियर हो गया। उसके बाद से मैं क्या करूँगा, मैं सबको सिलेक्ट करूँगा। मैंने सबको सिलेक्ट कर लिया, ऊपर से मैं सिलेक्ट करूँगा, और सिलेक्ट करने के बाद जहाँ तक है वहाँ तक मैंने सिलेक्ट कर लिया। और सिलेक्ट करने के बाद मैं जाऊँगा यहाँ पर जो हम लोग जाना पहचाना है, बॉर्डर है ना, बॉटम बॉर्डर करके ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करूँगा मैं, और क्लिक करके ऑल बॉर्डर पे मैं क्लिक कर दूँगा। तो इस तरह से मेरा शीट तैयार हो गया, है ना। ये एक शीट तैयार हो गई जिसमें मैंने मर्ज और सेंटर का इस्तेमाल किया, और जिसमें मैंने जो है बॉटम बॉर्डर का इस्तेमाल किया, और जिसमें मैंने क्या बोलते हैं शेडो का इस्तेमाल किया, और इस तरह से जो है इसको मैंने तैयार किया। अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि अगर मुझे ऐसा करना हो कि बहुत सारी ये एड्रेस में जो है, एड्रेस जो है यहाँ पर इसमें क्या करना है कि बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने इसमें हेडिंग नहीं डाली है, ऐसे दिखा दिया आपको। हेडिंग भी डालना बहुत आवश्यक है इसके अंदर। अब बहुत सारा कर दिया। अभी इतना बड़ा एड्रेस है जो कि इसमें दिखाई नहीं पड़ा, बड़ा एड्रेस है। यहाँ पर फंक्शन बॉक्स में एड्रेस दिखाई पड़ा, देखिए यहाँ पे कितना बड़ा एड्रेस मैंने लिख रखा है। लेकिन और भी मैंने लिखना चाहा, लिख लिया। लेकिन जो है सेल के अंदर जो है छोटा सा दिखाई पड़ा, एकदम थोड़ा सा दिखाई पड़ा। मैं चाहता हूँ कि नहीं पूरा दिखाई पड़े, है ना। तो दो तरीका है, या तो मैं ऐसा करूँ कि यहाँ पर ले जाऊँ अपने कर्जर को, और जैसे ही ये सिंबल बन जाए यहाँ पर अपने कर्जर को ले जाऊँ, देखो यहाँ पर अपने कर्जर को ले जाऊँ, और जैसे ही ब्लैक कलर से प्लस का सिंबल बन जाए, मैं उसको खींच करके और आगे बढ़ा दूँ, ऐसे कर दूँ, तो जो है मेरा पूरा एड्रेस दिखने लगे। दिख रहा नहीं है? जी जी भैया। उसको ड्रैग करके मैंने खींच दिया, आगे बढ़ा दिया, तो पूरा मेरा एड्रेस दिखेगा। या तो मैं ऐसा करूँ कंट्रोल जेड करके, या तो मैं ऐसा करूँ कि वहाँ पर रखूँ, और रखने के बाद रैप टेक्स्ट कर दूँ। रैप टेक्स्ट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये सारी चीज़ ऐसे दिखाई पड़ेंगी, है ना। रैप टेक्स्ट का मतलब सारी चीज़ दिखाई पड़ रही है, मतलब कि एक ही सेल के अंदर नीचे नीचे करके सब पूरा डिटेल उसका दिखाई पड़ेगा। क्लियर? क्लियर। तो ये है रैप टेक्स्ट का इस्तेमाल। और अभी हटा दिया मैंने, हट गया, लगा दिया मैंने, लग गया। इसको बोलते हैं रैप टेक्स्ट का इस्तेमाल करना। क्लियर है सबको? जी भैया। ओके।
अब मान लीजिए कि मुझे क्या करना है कि मुझे यहाँ पर एक सेल इंसर्ट करना, मैं हेडिंग डालना भूल गया, ठीक है, हेडिंग डाल भूल गया, मुझे एक सेल इंसर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ऑप्शन है इंसर्ट का, यहाँ पर एक ऑप्शन है इंसर्ट का, रो मुझे एक इंसर्ट करना, मैं क्लिक करूँगा और इंसर्ट शीट रो, मैं इस पर इंसर्ट कर दूंगा, एक रो हमारा बन गया ना यहाँ पे। और अगर भी यस भैया, अगर मान लीजिए डी के आगे सेल को बढ़ाना है तो वहाँ पे इंसर्ट सेल कर देंगे, बढ़ जाएगा, हाँ राइट? हाँ। अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर हेडिंग डाल दिया कि भाई ये रोल नंबर हो गया, है ना, यहाँ पर हेडिंग डाल दिया कि नेम हो गया, यहाँ पर हेडिंग डाल दिया कि ये मोबाइल नंबर हो गया, है ना, और फिर यहाँ पर हेडिंग डाल दिया कि ये जो है फादर्स नेम हो गया, राइट। फिर यहाँ पर मैंने डाल दिया एड्रेस हो गया, फिर यहाँ पर मैंने डाल दिया क्लास हो गया, ठीक है। अब यस भैया। ये जो है थोड़ा बड़ा हो गया, हेडिंग सारी बड़ी हो गई मेरी, मैंने हेडिंग पे गया, थोड़ा सा इसको छोटा करूँगा मैं और इतना कर दिया। उसके बाद से मैं क्या करूँगा कि मैं अगर ऐसा करना चाहता हूँ, हेडिंग पे गया और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ऑप्शन है, यहाँ पर जो क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ऑप्शन है ओरिएंटेशन का, मतलब कि हेडिंग ओरिएंटेशन होता है, किस तरह से हेडिंग को ओरिएंट करेंगे हम लोग जी। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इतने ओरिएंटेशन है इसके अंदर। अगर मैं इस पर कर दूँगा एंगल काउंटर क्लॉकवाइज, तो इस तरह से हेडिंग हो जाएगी हमारी, ठीक है जी भैया। तो ये जो है आप लोग कभी ऑफिस में जाएंगे तो इस तरह की फाइल दिखाई पड़ेंगी जहाँ पर इस तरह की हेडिंग्स होंगी, ठीक है। उसके बाद से मैंने इसको फिर सेलेक्ट करेंगे, मैं फिर से सेलेक्ट करूँगा इसको, और सेलेक्ट करने के बाद फिर मैं जाऊँगा वहाँ पर, और भी ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन है, मैं इसको भी कर सकता हूँ। मैंने रोल नंबर को सिलेक्ट नहीं किया था, रोल नंबर के साथ सेलेक्ट करूँगा मैं, ठीक है। जी भैया। ये वाला ऑप्शन है, एक ये वाला ऑप्शन है, इस तरह से हो जाएगा। दूसरा हमारा, अगर मुझे लेना है, क्लिक करूँगा इसमें, और इसमें वर्टिकली भी अगर हम कर सकते हैं तो वर्टिकली आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा है ओरिएंटेशन ऑफ हेडिंग, हेडिंग को ओरिएंट करते हैं हम लोग, ठीक है। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। ये बहुत सारा आपने देखा होगा, इस तरह से हेडिंग होती हैं, कई बार देखा होगा, नहीं देखा मुझे नहीं पता, लेकिन ये आप जब ऑफिस में काम करेंगे तो ज़रूर दिखाई पड़ेगा, ठीक है। क्लियर हो गई सारी चीज़ें? जी भैया। भैया जो क्लास डिटेल्स का जो आपने जो लाइनिंग थी वो हट गया ना ऑटोमेटिकली? हाँ, वो मैंने मर्ज एंड सेंटर किया मैंने उसको, वो मर्ज एंड सेंटर मैंने किया तभी हटा है वो, ठीक है। तो ये जो हमारा हो गया हेडिंग का ओरिएंटेशन। तो मैंने अभी देखा, हमने शैडो का इस्तेमाल कर लिया, हमने जो है मर्ज एंड सेंटर का इस्तेमाल करना सीख लिया, हमने रैप टेक्स्ट का इस्तेमाल करना सीख लिया, हमने हेडिंग ओरिएंटेशन का इस्तेमाल करना सीख लिया, ए बी जो था। उसके बाद से हमने जो है क्या बोलते हैं, बॉटम बॉर्डर को जो हम ऑलरेडी इस्तेमाल करना जानते हैं MS वर्ड से, उसको सीख लिया। और हमने सेल को इंसर्ट करना या फिर कॉलम को इंसर्ट करना हम लोग यहाँ इंसर्ट टूल पे जाके कर सकते हैं। डिलीट मारना है, मान लीजिए मुझे नीचे वाले को डिलीट मारना है, मैंने सिलेक्ट कर दिया इधर से, और जा करके डिलीट पर ऑप्शन ले करके, और मुझे पूरा का पूरा सेल ही डिलीट करना है, या रो डिलीट करना है, या कॉलम डिलीट करना है, जो भी करना है, तो मैंने रो को डिलीट कर दिया और यहाँ पर वो रो मेरा डिलीट हो गया, नीचे का एक डिलीट हो गया पूरा कंप्लीट, ठीक है। तो इस तरह से जो है, और मान लीजिए मुझे कॉलम इंसर्ट करना है, मैं कॉलम पर जाऊँगा, और कॉलम पे जा करके MS एक्सेल बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत मज़ा आएगा सीखने में। और यहाँ पर जो है कॉलम पे मैं क्लिक करूँगा तो एक कॉलम मेरा इंसर्ट हो गया, आ गया ना कॉलम इंसर्ट करके। जी भैया। तो इस तरह से हम लोग MS एक्सेल में मतलब डेटा को बेसिक किस तरह से डेटा को तैयार करना है। कभी भी डेटा प्रेजेंटेशन, देखिए दो तरह की चीज़ होंगी, आप डेटा बना लेते हैं, ठीक है, एक चीज़ है, दूसरी है कि आप डेटा प्रेजेंट कैसे करते हैं, है ना। डेटा प्रेजेंटेशन बहुत आवश्यक है कि आप अगर डेटा को सही तरीके से प्रेजेंट नहीं करेंगे, बहुत हौच पौच करेंगे, तो जब डेटा भेजेंगे, इसको बोलते हैं MIS। ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो MIS का एक जो है छोटा सा हिस्सा है। हमारे पास एक कोर्स है जिसको बोलते हैं MIS, है ना। MIS का मतलब होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, उसका एक छोटा सा हिस्सा है ये, ठीक है, कि किस तरह से हमको डेटा को प्रेजेंट करना है।
है ना। आपकी अगर अच्छी हेडिंग्स नहीं ले, हेडिंग आपको अच्छी तरह से नहीं डालेंगे, आप जो है शीट का रीनेम नहीं डालेंगे ठीक तरह से, हेडिंग आप सही से नहीं डालेंगे उसमें, आप उसका जो है जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट अगर अच्छा तैयार नहीं करेंगे और बहुत भद्दा सा फॉर्मेट तैयार करेंगे, तो आपका जो प्रेजेंटेशन होगा वो बहुत वीक माना जाएगा और जो है आपको आपकी रेटिंग ऑफिस में सही नहीं रहेगी। इसलिए हम लोग को डेटा प्रेजेंटेशन बहुत आवश्यक है, ताकि मैं किसी के पास डेटा भेजूं तो बड़ी ही आसानी से समझ पाए कि मैं क्या प्रेजेंट करना चाह रहा था, डेटा में क्या चीज़ डेटा है, आसानी समझ जाए और आसानी से डेटा को सर्च कर ले, वो देख ले उसके अंदर, ठीक है। क्योंकि ये तो बहुत 17-18 इन्फॉर्मेशन मैंने डाली हैं। जब आप कंपनी में जाएंगे तो लाखों इन्फॉर्मेशन एक शीट के अंदर होगी, लाखों की इन्फॉर्मेशन, इतना बड़ा शीट होगा कि आप अंत जीरो मतलब शुरू से अंत तक जा ही नहीं पाएंगे, इतना शीट होगा उसका, उसमें लंबा। उसको प्रेजेंट करना है आपको। कैसे प्रेजेंट करेंगे वो चीज़ें पहले से हमको ध्यान देना है कि हम लोग को जो है अपना हेडिंग्स जो है या फिर फॉर्मेट कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, फॉर्मेट टेबल है, इन सब का इस्तेमाल करके और मर्ज एंड सेंटर का, रैप टेक्स्ट का और सबका क्या बोलते हैं हेडिंग ओरिएंटेशन का इस्तेमाल करके अच्छे से हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि काम करना नहीं, लोग तो कहते हैं कि काम आप कितना काम जानते हैं ये मैटर नहीं करता, आप काम कितनी बारीकी से करते हैं। जैसे कि अगर आप किसी भी अपने घर बनाने वाले व्यक्ति को या फिर लकड़ी काम करने वाले कारपेंटर को बुलाते हैं, आपने सुना होगा घर बनाने वाला कहता है मिस्त्री सही से काम नहीं करता। घर तो बना लेते हैं लेकिन घर में फिनिशिंग नहीं दे पाते ठीक से, कभी कहीं दीवार टेढ़ी होती है, कहीं कुछ टेढ़ा रहता है ना, कहीं मतलब कि सही से फिटिंग नहीं बैठा पाते हैं। तो उसी तरह से क्या होता है कि हम ऑफिस में जब काम करते हैं तो हम लोग डेटा को प्रेजेंट किस तरह से कर रहे हैं, है ना, ये हमारी फिनिशिंग वर्क ऑफ मतलब कि फिनिशिंग वर्क का जो है हमारा ध्यान देना होगा कि हम किस तरह से डेटा को प्रेजेंट करने, कितना सुंदर तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, इसको काउंट किया जाता है। इस पे आपका प्रमोशन और इस पे आपको सैलरी भी डिपेंड करेगी आने वाले समय में कि आपको कितना ज्ञान है इस चीज़ का। समझ गए बात को? जी भैया। हाँ, ये याद रखिएगा, ये चीज़ें आपको इंस्टीट्यूशन में नहीं सिखाई जाएंगी। क्योंकि इंस्टीट्यूट में क्या होता है कि इंस्टीट्यूट में जो है बच्चे सोचते हैं ना कि मुझे नई नई चीज़ बता दो। अरे आप नई चीज़ लेके क्या करेंगे? नई चीज़ लेके आप कुछ नहीं कर पाएंगे यदि आप जितना आप जानते हैं उसी को आप प्रेजेंट करना नहीं जानते सही से, तो नई चीज़ लेके क्या करोगे आप? और प्रेजेंट कैसे होगा? मैं फिर से हर बार बोलता हूँ कि प्रेजेंटेशन कैसे बनेगा आप लोग का अच्छा, जब आप लोग अपने जितना कुछ आप जानते हैं, जितना टूल्स आप चलाना जानते हैं, उस पर जब बहुत प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपके सामने जो कुछ प्रेजेंट कर रहा हूँ 10-12 साल का एक्सपीरियंस है और मेरा कंप्यूटर सीखना 99 में हुआ था। 1999 में जब पहली बार वाइट कलर का कंप्यूटर और माउस में बॉल लग कर आता था, तब हमने कंप्यूटर सीखा था। और 2012 से लेकर के लगभग 2011-12 से लेकर के अब तक लगातार प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं कंप्यूटर पे। तो प्रैक्टिस से आपका जो है हाथ साफ होगा, आप अच्छे से हाथ को चला पाएंगे, आप माउस को पकड़ना और जो है राइटिंग करना, आपको डिज़ाइन देना और जो है फॉर्मेटिंग तैयार करना, ये सब चीज़ें। अब कोई भी फॉर्मेटिंग हो आप मुझसे पूछोगे मैं बना दूंगा, चाहे वो इनवॉइस की फॉर्मेटिंग हो, चाहे वो रिज्यूमे की फॉर्मेटिंग हो, ऑफिशियल कोई भी फॉर्मेटिंग हो, चाहे वो एग्रीमेंट की फॉर्मेटिंग हो, एचआर की फॉर्मेटिंग हो। क्योंकि ये प्रैक्टिस करने से धीरे धीरे आता है, ये नहीं कि मैं शुरू में सीख करके जान गया तुरंत ही। नॉलेज अपनी जगह है और आपकी प्रैक्टिस अपनी जगह है। बिना प्रैक्टिस का आप किसी भी चीज़ को कर रहे हैं आप परफेक्ट नहीं हो पाएंगे। इसलिए बोला जाता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे अपनी इस चीज़ का तो आप फॉर्मेटिंग्स तैयार नहीं कर पाएंगे। ऑफिस में आप जब भी जाएंगे तो आपके काम की सफाई पर ध्यान दिया जाएगा कि आप कितना सफाई से कितना इफेक्टिवली काम करते हैं, है ना। ये नहीं कि आप कितना कर लेते हैं, लेबर कितना करते हैं, कितने घंटे आप ऑफिस में बैठते हैं, ये कोई मैटर नहीं करता, वरन आप कितनी सफाई से, कितना जल्दी और कितना सिंपल तरीके से काम करके लोगों को दे दे रहे हैं, जो लोगों के लिए बहुत आसान हो जाता है। समझ गए? क्लियर है ये बात? जी। तो एक्सेल में हो, चाहे आप पावर पॉइंट में काम करते हो, चाहे एमएस वर्ड में काम करते हो, आपको आपके हाथों की सफाई पर देखा जाएगा और वो तभी आ पाएगा आप लोग के लाइफ, मतलब कि आप लोग के लाइफ में जब आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे। जो मैं बता रहा हूँ, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, मैं बार बार बोलता हूँ, नहीं तो आप सीख नहीं पाएंगे और बाद में आप टीचर को दोष देंगे, अरे जी रूट में तो कुछ नहीं सिखाएगा, अरे इनको ने तो कुछ नहीं सिखाया मुझे। ये आप लोग गलत दोष देंगे क्योंकि आप खुद प्रैक्टिस नहीं करते। जितना मैंने बता दिया 30 दिन के कोर्स में, जितना बता दूंगा इतना अगर आप कर लेंगे तो किसी भी ऑफिस में आप काम करने जाएंगे आपको जॉब मिल जाएगी। बेसिक कंप्यूटिंग में जितना भी आता है डेटा एंट्री तक आराम से मिल जाएगी। बेसिक कंप्यूटिंग पे मेरे 2 भाई हैं, एक यंगर ब्रदर है, मुझसे छोटे हैं, और एक मुझसे बड़े हैं, और एक जो है फ्लिपकार्ट में काम कर रहे हैं जिनकी सैलरी 40,000 रुपये है, और एक मेरे जो है लोटस कंपनी में काम कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम कर रहे हैं, इसी का यही काम होता है उनके पास, और जिनकी सैलरी 40,000 रुपये है।
उन्होंने जब सीखा था कंप्यूटर, हमारे के यहाँ से सर्टिफिकेशन हुआ है, हमने उनको सर्टिफिकेट इशू किया है, हमने उनको सिखाया कंप्यूटर को, और उस तरह से वो ऐसे कंपनी में जा कर के प्लेस हुए हैं। तो कहने मतलब है कि उन्होंने मेहनत किया, प्रैक्टिस किया, और हाथों में उनकी सफाई आ गई, तब आज वो काम कर पा रहे हैं। उनको तुरंत थोड़ी ना मिल गया। 2012 से स्टार्टिंग किया उन्होंने काम करना, तब 10,000 12,000 की सैलरी, 5,000 की सैलरी, 8,000 की सैलरी, ऐसे काम करते गए। खूब रगड़ा गया, खूब लोगों ने डांटा, और धीरे धीरे प्रैक्टिस करते 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 उन्होंने इम्प्रूवमेंट कर लिया अपने अंदर। तो इसलिए मैं बोलता हूँ, आपको कंपनी में अगर स्थिर होना है, स्टेबल होना है, और आपको प्रमोशन चाहिए, तो अपने काम को इफ़ेक्टिव तरीके से प्रेजेंट कीजिए, सही तरीके से। और फॉर्मेटिंग तभी आपको आ पाएगा जब आप खुद छेड़खानी करेंगे। मैं बताऊंगा एक चीज़, आप अपने कंप्यूटर में करनी 10 चीज़ करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप खुद छेड़िए उस कंप्यूटर के अंदर की चीज़ों को, क्या है ये, कैसे है ये, और तब आप क्वेश्चन भी पूछ पाएंगे, क्योंकि आपको पता चलेगा ये चीज़ तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तो आप क्वेश्चन पूछ पाएंगे, कर पाएंगे, और ये हो पाएगा आपसे। नहीं तो कोई भी मायने नहीं रखता। इसलिए मैं जो आपको बता रहा हूँ फॉर्मेटिंग, ध्यान से देखिएगा। एक्सेल में जितना कुछ बता दूंगा अभी मैं आपको, वो बहुत ही सफिशिएंट हो जाएगा आपके लिए काम करने के लिए। तो इतना क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गई इतनी सारी चीज़ें? जी भैया, इतना क्लियर हो गया। ठीक है, मैं कल तो प्रैक्टिस करूंगा। हमने मर्ज सेंटर लिया, रैप टेक्स्ट देख लिया, ठीक है, और इस तरह से जो है इंसर्ट करना देख लिया, डिलीट करना देख लिया हमने इसके अंदर, ठीक है, होम टूल के अंदर। अब चीज़ें हम देखते हैं थोड़ा सा, हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे चलते हैं। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक दिन का पूरा होता है। मैं आपको बताता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या है। इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जो है, ये देखिए, ये बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। हाइलाइट्स, सेल रूल्स, टॉप बॉटम रूल्स, डाटा बार्स, कलर्स स्केल, आइकन सेट। तो ये पूरा एक दिन का है, पूरा मैं आपको इस पे एक दिन पे बताऊंगा कैसे काम करता है। इसका मतलब होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कंडीशन पे फॉर्मेट करना है। जैसे कि अगर जो है, जैसे कि यहाँ पर दे रखा ग्रेटर देन, लेस देन, यानी कोई चीज़ किसी चीज़ से ग्रेटर देन हो जाएगी तो अपने आप उसमें कलर आ जाएगा, कोई चीज़ किसी से लेस देन हो जाएगी, है ना, तो अपने आप उसमें कलर आ जाएगा। कंपनी में ऐसा है। तो ये इसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग बोलेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब है कंडीशन पे फॉर्मेट हो जाना, अपने आप, वो अपने आप ले लेगा। अच्छा, जैसे हम कंडीशन को रखेंगे वो अपने आप ही ले लेगा। कंडीशन फॉर्मेटिंग का मतलब होता है। तो ये कल बताऊंगा मैं कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे टेबल के अंदर। हाँ भैया। जैसे आप एंट्री करेंगे, वो जैसे उसकी वो जो है कंडीशन बदलेगी, वैसे उसका कलर बदल जाएगा अपने आप ही, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा कि इसको क्या होता है, प्रेजेंटेशन आसान हो जाएगा। प्रेजेंटेशन आसान का मतलब कि जब आप भेजेंगे किसी को, तो वो अपने आप देख पाएगा कि हाँ ये चीज़ कम है, एक चीज़ आ जाए, क्योंकि कलर डिफरेंट होगा उसका, ठीक है। जी भैया। अब मान लीजिए कि इसमें जो है 2 से लेकर के 16 तक क्लासेस, मान लीजिए सारे क्लासेस में ब्लैक कलर है, वाइट बैकग्राउंड है, ब्लैक कलर है, वाइट बैकग्राउंड है, तो आदमी इसमें जज नहीं कर पा रहा कौन छोटा कौन बड़ा है। लेकिन अगर इसी में, अगर मान लीजिए कि उन्होंने कहा, अगर मान लीजिए कि मुझे क्लास 6 को मतलब क्लास 1 to लेकर के 6 को मुझे दिखाना है, और मैं इसमें क्या करूँगा, क्लास 1 to लेकर 6 तक उनको हाईलाइट कर दूँ। मान लीजिए मैंने इसमें शेडिंग डाल के हाईलाइट कर दिया एक तरह से, सपोज करिए, तो उनको आराम से दिख जाएगा, अरे हाँ ये 2 से लेकर 6 तक क्लास यहाँ तक है, यानी इस चीज़ को उन्होंने हाईलाइट कर रखा है, ठीक है। तो ठीक है ना। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में यही चीज़ होगी कि वो कंडीशन के ऊपर अपने आप हाईलाइट हो जाएगा, अपने आप हाईलाइट कर देगा कंडीशन के ऊपर, है ना। और कंडीशन, बहुत सारी कंडीशन उसके अंदर होगी, तो मैं आज उसके बारे में फिर थोड़ा चीज़ें बता देता हूँ कि इसमें क्या होगा कि यहाँ पर हो गया, एक तो हो गया आपका ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन वाला हो गया, फिर टॉप बॉटम वाला हो गया, डेटा बार्स वाला हो गया कि आपको बार उसके अंदर किस तरह से चलेंगी ये चीज़ देखिए। कलर स्केल का हो गया, आइकन सेट का हो गया कि जैसे ही कुछ बदलेगा कंडीशन, उसमें आइकन लग जाएगा इस तरह से अपने आप ही, ठीक है। नेटवर्क ज़्यादा, नेटवर्क कम, इस तरह के आइकन लग जाएंगे। समझ रहे हो बात को? जी भैया। तो ये है हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जो हम लोग कल इसको पूरा सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद से आता है टेबल फॉर्मेटिंग। टेबल फॉर्मेटिंग जैसे कि मतलब अभी जो मैंने कर रखा है, अब मैं इसको टेबल फॉर्मेटिंग देना चाहता हूँ, ठीक है। जो अभी मैंने कर रखा है, मैं पहले जो है अपने हेडिंग को वो कर लेता हूँ, नॉर्मल कर लेता हूँ, ठीक है। एक मिनट, भैया आवाज नहीं आ रही आपकी? आवाज आ रही है अभी? आवाज आ रही है मेरी? जी भैया। ओके, जी भैया। ये हमारा हो गया अपना जो है हमारा टेबल है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम टेबल फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, ठीक है।
मान लीजिए कि मैं यहाँ पर एक टेबल बनाना चाहता हूँ, उसका फॉर्मेटिंग पहले से हो रखी है। मैं गया फॉर्मेट टेबल के ऊपर, और इसके बाद से जो है मैंने कोई भी एक ऑप्शन चूज कर लिया जो भी मुझे लगता है, और मैंने क्लिक किया और ओके कर दिया। ये देखिए मेरा टेबल बन गया, यहाँ पे दिख रहा है। जी। तो यहाँ पर टेबल बन गया। जब जैसे कि मुझे कोई टेबल लेना है, मैं फिर से दिखाता हूँ इसको। अगर मुझे टेबल बनाना है, मान लीजिए कि इसमें मुझे 5 कॉलम लेना है, 1 2 3 4 5 या 6 कॉलम लेना है, और मुझे कुछ 10 रो लेने हैं मान लीजिए पहले से, या 16 रो लेने हैं, जितने भी लेने हैं। पहले से सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद मैं गया फॉर्मेट एज टेबल पे क्लिक किया मैंने, और जो भी टेबल का मुझे फॉर्मेट लेना है मैंने उस फॉर्मेट पर क्लिक कर दिया, और जब ये आ गया तो मैंने ओके प्रेस कर दिया, और इस तरह से मेरा टेबल एक बन गया। ये ऑलरेडी टेबल है जो फॉर्मेटेड है, मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जैसे कॉलम 1 है तो मैंने इसमें डबल क्लिक कर दिया। अब इसमें लिख सकता हूँ, डबल क्लिक करके मैं इसमें लिख सकता हूँ जैसे नेम, यहाँ पर मैं नेम चेंज कर दिया मैंने। उसके बाद से दूसरे में मैं गया, इसमें मैं चेंज कर सकता हूँ जैसे क्लास, है ना, डबल क्लिक करके। उसके बाद से मैं गया तीसरे में गया, इसमें लिख सकता हूँ मोबाइल नंबर, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर गया, यहाँ पर लिखा फादर्स नेम। उसके बाद से मैं गया यहाँ पर एड्रेस। उसके बाद से यहाँ पर गया और यहाँ पर मैंने लिखा क्लास या रोल नंबर, जो कुछ भी मुझे लिखना है, ठीक है। और इस तरह से हमारा बन गया। अब यहाँ पर जो कुछ भी मुझे लिखना चाहे मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर टेबल के अंदर नेम। और यहाँ पर देखिए हर टेबल के जो ऊपर का हेडिंग है वहाँ पे एक एरो बना हुआ है ना, यहाँ पे एरो। जी भैया। हाँ, तो ये क्या होता है, ये अपने आप जब हम लोग टेबल फॉर्मेटिंग लेते हैं, टेबल फॉर्मेटिंग मैंने दिखा दिया कैसे लेना है। जितना भी आपको टेबल बनाना है उसमें सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट टेबल पे जाइए, और फॉर्मेट टेबल पे जाके कोई भी एक फॉर्मेट चूज़ करके क्लिक कर दीजिए, फिर ओके क्लिक कर दीजिए तो आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि दे रखा है एरो, मैं एरो पे क्लिक करूँगा तो ये फिल्टर लगा रखा है कि मुझे कैसे करना है। अगर मान लीजिए मैं नाम लिखा हुआ है, मैं जैसे मान लिया नाम मैंने लिख दिया राजू, फिर मैंने नीचे लिख दिया है ना संगीता, है ना, फिर मैंने लिख दिया है ना वैभव, जो भी लिखना है मुझे, फिर मैंने लिख दिया मान लिया काजल, फिर मैंने लिख दिया अनूप, फिर मैंने लिख दिया भरत, ऐसे मैंने लिख दिया, ठीक है। और लिखने के बाद अब मान लीजिए कि मैंने इसे सब लिख रखा है। अब मुझे क्या करना है कि मुझे यहाँ पर ABCD के हिसाब चाहिए, नेम जो है अल्फ़ाबेट वाइज चाहिए। तो मैंने क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद मैंने शॉर्ट A to Z कर लिख दिया। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले A वाला आया, फिर B वाला आ गया, फिर K वाला आ गया, फिर R वाला, फिर S वाला, फिर V वाला। इस तरह से क्या होगा, एक से ABCD से स्टार्ट हो जाएगा। और मैं जब Z to A लूँगा तो ये Z to A में चला जाएगा, इस तरह से बदल गया। तो ये क्या करते हैं, ये जब हम लोग टेबल फॉर्मेट लेते हैं तो टेबल फॉर्मेट में फ़िल्टर पहले से लगा होगा, ऑलरेडी फ़िल्टर सेट होगा, जिसमें हम कोई भी चीज़ करेंगे तो फ़िल्टर के हिसाब से हम लोग उसको सेट कर सकते हैं। इतना समझ में आ गया सबको? जी भैया। तो आप लोग अगर कभी बनाएं तो अगर मान लीजिए कि आप टेबल जो है सेट नहीं करना चाहते, पहले से फॉर्मेट बना लेना चाहते हैं, तो जैसे मान लीजिए मैं अपने हिसाब से फॉर्मेट बनाया था, मैंने ये वाला टेबल, तो ये वाला टेबल मैंने अपने हिसाब से फॉर्मेट तैयार किया। लेकिन ये वाला जो टेबल मैंने तैयार किया मैंने फॉर्मेट टेबल से लिया। तो ये फॉर्मेट टेबल में फ़ायदा क्या होगा कि जब आप एंट्री करेंगे तो इसमें फ़िल्टर पहले से लगा होगा, यानी आप फ़िल्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं ईजिली, है ना। A to Z, Z to A और बाई कलर जो कुछ भी होगा आप फ़िल्टर का इस्तेमाल कर पाएंगे। और इस तरह से जो है आपका एक प्रेजेंटेशन, डेटा प्रेजेंटेशन होगा वो ईजी हो जाएगा, आपके लिए भी ईजी हो जाएगा और देखने वाले के लिए भी बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि जब भी आप कोई भी डेटा एंट्री करें तो फॉर्मेट एज ए टेबल ज़रूर लें, ताकि आपके लिए यहाँ पर पहले से ही आसानी हो जाए।
फॉर्मेट बना लेंगे तो आपको ज़्यादा कुछ झंझट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पहले से टेबल बना बनाया मिल जाएगा और फिर आप उसमें एंट्री कर दीजिए और हेडिंग डाल करके एंट्री कर दीजिए, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। फिर आपको देखने वाला भी आपको अच्छा लगेगा उसको, और उसको आसान भी हो जाएगा और आपके लिए भी आसान हो जाएगा फिल्टरिंग करना, ठीक है। बाकी अगर टेबल का मान लीजिए कि जो आपने टेबल फॉर्मेट लिया वो अच्छा आपको नहीं लग रहा, थोड़ा सा आपको डिज़ाइन चेंज करना है, आप सिलेक्ट कर लीजिए, सिलेक्ट करने के बाद डिज़ाइन टूल में जाइए, जैसे हम लोग जाते हैं हमेशा, और जाने के बाद अपने डिज़ाइन को बदल दीजिए, आपका डिज़ाइन बदल जाएगा जो भी आपको रखना है। तो इस तरह से आप कभी भी डिज़ाइन को चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का होम में, हमने होम के बेसिक टूल्स देख लिए, रैप टेक्स्ट देख लिया, मर्ज सेंटर देख लिया, ओरिएंटेशन देख लिया, फॉर्मेट टेबल देख लिया, इंसर्ट डिलीट देख लिया हमने, ठीक है। अब कल हम लोग जो देखेंगे, कल हम लोग जो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में, ऑटो सम के बारे में, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में हम लोग कल सीखेंगे, पूरा कंप्लीट सारे फॉर्मेट देखेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे होता है। इतना क्लियर है सबको? जी भैया। यहाँ तक कोई सवाल है? जी भैया, कुछ सवाल नहीं है। संत जी, आपको यहाँ तक कोई सवाल है? नहीं भैया, हम्म? नहीं भैया, चलिए एक बार प्रैक्टिस करूंगा तो फिर नहीं नहीं ये मुझे बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, तो मैं कल ओके, रहेगा तो ठीक है। इम्पोर्टेंट सभी हैं, आपको सभी को प्रैक्टिस करना है इसमें, ठीक है, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, सभी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही छोड़ेंगे, कल से हम लोग जो है इसको आगे बढ़ेंगे और जल्द से जल्द इसको कंप्लीट करना है हमें। हमारे पास 5 अक्टूबर का समय है, क्योंकि 5 अक्टूबर से दूसरा बैच स्टार्ट हो जाएगा हमारा इसका, एक कोर्स के लिए फिर से स्टार्टिंग शुरू होगी, ठीक है। तो मैं ये क्या बोलते हैं, मैं ये आप लोग को एक तरह से क्या बोलते हैं प्रिविलेज दूंगा कि जो लोग पहले पढ़ चुके हैं क्लास में, अगर वो नेक्स्ट बार भी शुरू से फिर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं आकर क्लास में मेरे, क्योंकि एंट्री मिल जाएगी उनको। और दूसरा, इंग्लिश की क्लासेस भी, हम इंग्लिश क्लास का जो सिलेबस लगभग रेडी है, उस सिलेबस को मैं बोलूँगा, और जो है वहाँ पर 45 डेज़ का या 60 डेज़ का मैं क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ। तो 5 अक्टूबर तक से वो भी शुरू करेंगे हम लोग, ठीक है। ठीक है, चलिए, इन्फॉर्म कर दीजिएगा भैया इंग्लिश वाला क्लास। हाँ, उसमें क्या है कि वो मैं ऑफिशियली है बेस के, मैं ऐसा वो चीज़ बताऊंगा जिसमें आप बोलना और लिखना दोनों सीख पाएँ, और दूसरा है कि ऑफिस के लिए बेनिफिशियल हो, कि ऑफिस में किस तरह से आप अपने काम को करेंगे और किस तरह से अपने इंग्लिश लैंग्वेज में अपना इम्प्रूवमेंट करके और आगे बढ़ सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये चीज़ें, और आज के लिए बस इतना ही है, फिर हम लोग कल मुलाकात करेंगे। इसकी वीडियो पड़ेगी ना भैया?